हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचपी एग्जाम इंस्टीट्यूट। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन पेपर, जो कि मेडिकल ऑफिसर का क्वेश्चन पेपर है। हमने एक सीरीज शुरू की है जो भी हिमाचल प्रदेश के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिस सीरीज को हमने नाम दिया है प्रयास सीरीज। फ्री ऑफ कॉस्ट है। डेली इसका वीडियो लेक्चर मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ शाम को 5:30 बजे, जिसमें हम डिटेल डिस्कस करते हैं क्वेश्चन पेपर का। आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है वो है 3rd नंबर का वीडियो लेक्चर। 2 लेक्चर इससे पहले मैं आपको प्रोवाइड करा चुका हूँ, काफ़ी अच्छा आपका इसका रिस्पॉन्स रहा है। तो जो है अब वीडियो लेक्चर डेली आपको प्रोवाइड कराऊंगा 5:30 बजे। डेली आपको वीडियो मिलेगा। आपके हाथ में सिर्फ 2 चीज़ें हैं, एक वीडियो को लाइक करना और एक कमेंट करना। ठीक है, आप कमेंट कर दीजिएगा। लाइक बेशक अगर आप ना भी करना चाह रहे हैं तो मत कीजिए, कमेंट कर दीजिए, ताकि एक मोटिवेशन बना रहे मेरा भी वीडियो बनाने का, ताकि आपके लिए जो अच्छा कंटेंट है, जो आपके लिए यूजफुल है, आपके एग्जाम में आए, वही मैं आपको करवाऊँ। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अंबाला और सहारनपुर के मैदानों और शिवालिक पहाड़ियों में काफ़ी मात्रा में मिले सिक्के किस प्राचीन जनपद से संबंधित थे। जो अंबाला और सहारनपुर का एरिया था, अंबाला कहाँ पे अभी, ये हरियाणा के अंतर्गत पड़ता है, और सहारनपुर की बात करें तो ये यूपी में है। लेकिन अगर हम ओल्ड हिमालय की बात करें, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश कहीं ना कहीं कुछ एक हिस्सा जो है हिमालय के अंतर्गत ही था इसका, क्योंकि ये बाद में उत्तराखंड बना था। उत्तराखंड का कुछ एक हिस्सा हिमालय रीजन में था। यहाँ से कुछ एक सिक्के मिले हैं। ठीक है, तो ये पूछा जा रहा है कि किस जनपद से थे। अब जनपद आपने सुना होगा 16 महाजनपद। महाजनपदों की अगर हम बात करें तो जो 16 महाजनपद थे वो ऑल ओवर इंडिया में थे। अगर आपने देखा होगा 16 महाजनपद, ठीक है, कहाँ कहाँ मगध, ये आपने सुने होंगे। लेकिन अगर हम हिमालयन रीजन की बात करें, हिमालय प्रांत की बात करें, तो हिमालय में 4 जनपद थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके हिमाचल प्रदेश के एग्जाम्स के लिए। हिमालय में कितने जनपद थे हिमाचल प्रदेश, ठीक है, बाद में इसका नाम बना। लेकिन पहले हिमालय था, पूरा हिमालयन जो रीजन था, इसके अंदर आपका सिरमौर का एरिया हो गया, आपका थोड़ा सा जो है उत्तराखंड का एरिया भी आता था नीचे की तरफ से। तो इसमें 4 जनपद हुआ करते थे। कौन कौन से? उधमपुर, ठीक है, जो भी करंट टाइम में कहाँ पे है, उधमपुर की अगर हम बात करें करंट टाइम में, तो नूरपुर का जो आपका एरिया है वो उधमपुर के अंतर्गत आता था। कुनिंद या कुलिंद की बात करें, इनको या तो कुनिंद बोलते हैं या कुलिंद। अभी वर्तमान में इनको कहा जाता है कनैत। इनको क्या बोलते हैं? कनैत, वर्तमान। तो एक इनका जो एरिया था, एक कौन सा था, शिमला, सिरमौर, उत्तराखंड का, यूपी का कुछ एरिया, तो ये इनको कुनिंद, ठीक है, ये भी एक जनपद था। त्रिगर्त जनपद और कुलूद जनपद जो सबसे ओल्डेस्ट था, दैट इज त्रिगर्त जनपद। 3 नदियों के बीच में था ये। तो ये थे हिमाचल प्रदेश के 4 जनपद। ये आपको पता होने चाहिए। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा एक जनपद नहीं था जब हिमाचल बना था, ठीक है। उसके बाद का एक वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करा चुका हूँ कि हिमाचल प्रदेश की फॉर्मेशन कैसे हुई। अगर हम एंशियंट टाइम की बात करें, महाभारत टाइम की बात करें, तो उस समय का ये वर्णन है कि जो हिमालयन रीजन था हमारा, वो 4 जनपदों में डिवाइडेड था, उधमपुर, कुनिंद, त्रिगर्त और कुलूत। तो जो आपका कुनिंद था, ठीक है, उसकी बात करें, इन्होंने जो है सिक्के चलाए थे। इन्होंने जो है सिक्के चलाए थे, जो कि सिल्वर के थे। बाद में कुछ एक सिक्के जो है गोल्ड के भी थे उसमें। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ये जो सिक्के मिले थे पहाड़ियों से, ठीक है, तो कुनिंद के बारे में मैंने बता दिया है। कहाँ पे? निचले रीजन में है, सिरमौर, शिमला, उत्तराखंड वाला जो रीजन है हमारा, ठीक है, वहाँ पे ये वास करते थे कुनिंद। तो यहाँ पे ही सिक्के मिले हैं। उत्तराखंड में बहुत सारे सिक्के मिले हैं। पहले उत्तराखंड यूपी में ही था। तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इनके पास ये सिक्के मिले हैं, उधमपुरों के पास। नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या कहा गया है, हिमालय क्षेत्र जहां अब हिमाचल प्रदेश स्थित है में कात्यायन के अनुसार निम्न में से किस जनपद प्रकारों का उल्लेख किया गया है? किन जनपद प्रकारों का उल्लेख किया गया है? देखिए, कात्यायन कौन था? कात्यायन की अगर हम बात करें तो आप इसको कह सकते हैं कि एशियन टाइम का एक राइटर था, वैदिक पुजारी था। इसने बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं, जिसमें से एक इंपॉर्टेंट है, वो है वार्तिक ग्रंथ। इसका जो मेन बुक है दैट इज वार्तिक ग्रंथ। अभी देखिए यहाँ पे दोबारा जनपदों की बात आ गई कि किन प्रकार जो जनपद हुआ करते थे, यानी कि जो ये एरिया हुआ करते थे, वहाँ पे कैसा जो है सिस्टम हुआ करता था उस समय। तो उस समय या तो एक राजा का सिस्टम था या फिर संघ वाला सिस्टम था वहाँ पे, या तो मोनार्की थी या फिर कुछ एक जगह पे आपका ये आपको रिपब्लिक वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर 1 और 3 यहाँ पे सही है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे राइट आंसर बन जाएगा। कौन सा ऑप्शन? फर्स्ट और 3। या तो एक राजा का था, यानी कि राजवंश के थ्रू वहाँ पे राजा बनते थे, या फिर वहाँ पे संघ सिस्टम था। तो ये कात्यायन जो राइटर था, इसके अकॉर्डिंग, इसने जो अपनी बुक में लिखा है उसके अकॉर्डिंग ये था उस समय जो जनपद सिस्टम हुआ करता था हिमालयन रीजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट है, सुकेत रियासत की स्थापना किसने की थी? जो सुकेत रियासत है उसकी स्थापना जो है वो किसके द्वारा की गई थी? तो सुकेत का जो ओल्ड, अगर हम कहें कि इसका नाम क्या था, तो इसका नाम था सुक्षेत्र। सुक्षेत्र यानी कि अच्छी भूमि वाला क्षेत्र, ऐसा क्षेत्र जिसकी भूमि काफ़ी अच्छी हो। राणाओं के अधीन था ये। बाद में जो है बीरसेन ने इसको कब्जा किया था।
तो 765 में, कब, 765 में जो है, 765 ईस्वी में जो है वीरसेन द्वारा इसकी स्थापना की गई। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो है जो कुल्लू का राजा था भूपाल, उससे भी उसने युद्ध किया था। और ये जो था पहले अलग हुआ करता था, ठीक है, 1200 में अलग हो गया था दोबारा, जो मंडी था उस केत से अलग हो गया था। लेकिन 1948 में 15 अप्रैल, हमने पहले भी डिस्कस किया होगा आई थिंक, 15 अप्रैल 1948 को जब भारत का विलय हुआ था, हिमाचल प्रदेश जब बना था, ठीक है, हिमाचल प्रदेश जब बना था तो हिमाचल प्रदेश की जो रियासतें हैं उन्होंने मिलके, जो 30 रियासतें थी उनमें जो है मंडी और सुकेत, मंडी अलग था, सुकेत अलग था, अलग अलग रियासतें थी, इनको मिला के एक ही डिस्ट्रिक्ट बना दी गई थी, दैट इज़ मंडी डिस्ट्रिक्ट। कौन सी? मंडी जिला। तो ये इस रियासत को मिला के मंडी जिला बना दिया गया था। पहले ये अलग हुआ करता था मंडी से, ये एक अलग रियासत थी। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ पे। वीरसेन द्वारा इसकी स्थापना की गई थी कब? 765 में। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट पूछा गया है यहाँ पे कि वर्तमान में जो ऊना जिला है 1966 तक पंजाब के किस जिले की तहसील रहा है? 1966 का फॉर्मेशन काफ़ी बड़ा था। 1966 को कहा जाता है विशाल हिमाचल। 1966 में क्या हुआ था कि पंजाब के कुछ एक एरियाज को हिमाचल प्रदेश में ऐड ऑन किया गया था और हिमाचल प्रदेश के कुछ एक एरिया को पंजाब को डाइवर्ट किया गया था, पंजाब में ऐड किए गए थे जो पंजाब के एरियाज थे। तो इस समय हिमाचल प्रदेश का जो एरिया है वो लगभग डबल हो गया था। जितना पहले हिमाचल प्रदेश का एक्चुअल एरिया था 1966 में, 1966 में, उस समय जब पंजाब के एरिया हिमाचल प्रदेश में ऐड ऑन किए गए तो हिमाचल प्रदेश का एरिया वहाँ से डबल हो गया। तो कांगड़ा हो गया आपका, कुल्लू, शिमला, लाहौल स्पीति, ये सब बाद में ऐड हुए कब? 1966 में। तो उस समय जो हमारा ऊना है वो एज ए तहसील हुआ करता था किसका? जालंधर का। किसका? ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो, सॉरी जालंधर नहीं, माफ कीजिएगा, होशियारपुर। कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ये जो है होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता था आपका, जो कि पंजाब का है। बाद में रीऑर्गेनाइजेशन जब एक्ट आया उसके बाद ये आपका यहाँ पे बन गया। हम थोड़ा सा यहाँ पे दोबारा जो है रिकॉल कर लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश को। हिमाचल प्रदेश कैसे कैसे बना? हमने पहले डिस्कस किया था कि 15 अप्रैल 1948 को, 15 अप्रैल 1948 को, हालांकि इतिहास इससे पुराना है। 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश बना। कितनी रियासतों के साथ बना ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये 30 रियासतों के साथ बना। 30 रियासतों को मिला के हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया। अब क्या हुआ, जब हिमाचल प्रदेश बन गया तो 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ, भारत का संविधान लागू हुआ। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो भारत की स्टेट्स है, भारत के जो राज्य थे या फिर भारत के जो प्रांत थे, क्योंकि हिमाचल प्रदेश जब बना था तो ये चीफ कमिश्नर प्रोविंस के अंतर्गत रखा गया था इसको। जब 1948 में हिमाचल प्रदेश का फॉर्मेशन हुआ तो हिमाचल प्रदेश को एज अ चीफ कमिश्नर प्रोविंस रखा गया था, यानी कि उसके ऊपर एक चीफ कमिश्नर रखा गया था जो कि केंद्र सरकार द्वारा ही नियुक्त था, भारत सरकार द्वारा ही नियुक्त था, जो कि हिमाचल प्रदेश की निगरानी कर रहा था, ये पूरे प्रोविंस को देखता था। तो 19 जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ तो भारत सरकार ने पूरे भारत को 4 हिस्सों में डिवाइड किया, ABCD करके। जो हिमाचल प्रदेश इंडिया की जो स्टेट्स है, कुछ स्टेट्स को ए में रखा, कुछ को बी में, कुछ सी को, कुछ डी में, ठीक है। डी में आई थिंक अंडमान निकोबार वगैरह थे। तो हिमाचल प्रदेश जो था वो सी स्टेट का राज्य बना। इस तरीके से हिमाचल प्रदेश को सी स्टेट का राज्य बना दिया गया। लेकिन आप बुक्स में पढ़ोगे कि हिमाचल प्रदेश कब बना था सी स्टेट राज्य, तो 1951। तो क्या है कि लागू तो उस टाइम में हो गया था ये, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर कर दिया था कि हिमाचल प्रदेश सी स्टेट राज्य बनेगा। लेकिन इसको लागू होते होते, जो एक्ट आया था, इसको लागू होते होते हो गया आपका 1951, 1951 हो गया। तो 1951 से इसको कंसिडर किया जाता है। हालांकि घोषणा जो है 1950 में हो गई थी, 26 जनवरी 1950 जैसे ही हमारा संविधान लागू हुआ था। तो 1951 में हिमाचल प्रदेश क्या बना? सी स्टेट का राज्य, ग श्रेणी का राज्य। सी स्टेट कब बना? ग श्रेणी का राज्य 1951 में। 1951 से लेके 1956 तक हिमाचल प्रदेश ग श्रेणी का राज्य रहा। 1956 में जाके हिमाचल प्रदेश को, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि 1956 में, 1956 में क्या हुआ था कि हमारा जो राज्य पुनर्गठन आयोग है उसकी सिफारिशों के आधार पे कहा गया था कि पूरे हिमाचल प्रदेश को पंजाब में मर्ज कर दिया जाए। लेकिन उस समय वाईएस परमार जी ने काफ़ी भूमिका निभाई थी और हिमाचल प्रदेश को जो है अलग राज्य बनाने के लिए मांग उठाई थी। तो उन्हीं की मांग को जो फजल अली जो थे, उस जो आयोग आया था उसके हेड थे, उनके तहत जो है इसको एज अ यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। इसको केंद्र सरकार के अंतर्गत ले लिया गया, जो हमारा प्रोविंस था इसको
यानी कि जो हमारी सी स्टेट थी हिमाचल प्रदेश था, तो हिमाचल प्रदेश को यूनियन टेरिटरी घोषित कर दिया गया। अब 1956 से लेकर 1971 तक हिमाचल प्रदेश एज अ यूनियन टेरिटरी रहा, और 1971 में जाके 25 जनवरी 1971, 25 जनवरी अभी आएगी, तो हम इस दिन क्या मनाते हैं, पूर्ण राज्योत्सव दिवस। इस दिन हमारे को क्या मिला था, पूर्ण राज्य का दर्जा हिमाचल प्रदेश को 25 जनवरी 1971 को। तो हिमाचल प्रदेश क्या बना, पूर्ण राज्य बना कब, 25 जनवरी 1971 को, और भारत का 18वां राज्य बना। भारत का कौन सा राज्य बना, कौन से नंबर का, 18वें नंबर का राज्य बना। इस तरीके से हिमाचल प्रदेश का फॉर्मेशन हुआ। ये आपको याद रखना है। 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश बना था, तो 15 अप्रैल को हम मनाते हैं हिमाचल डे। इस दिन क्या मनाते हैं, हिमाचल डे। लेकिन 25 जनवरी को क्या मनाते हैं, पूर्ण राज्य दिवस, स्टेटहुड डे। 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश बना एज ए चीफ कमिश्नर प्रोविंस, यानी कि चीफ कमिश्नर के अंतर्गत। इसके बाद 1951 में हिमाचल प्रदेश सी स्टेट का राज्य बना। 56 में आके हिमाचल प्रदेश को जो है यूनियन टेरिटरी घोषित किया गया, और 71 में जाके 1971 में जाके हिमाचल प्रदेश पूर्ण राज्य बना था। आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सी झील बारालाचा दर्रे के पास स्थित है। बारालाचा दर्रा कहाँ पे है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो ये जो झील है ये है आपकी लाहौल स्पीति के अंतर्गत। कौन सी झील है, तो ताल की जो झीलें हैं, ठीक है, जिन झीलों के बीच में जो है आपको ताल देखने को मिलेगा, वो हिमाचल प्रदेश में कहाँ पे होंगी, वो होंगी लाहौल स्पीति के अंदर। मोस्टली जो झीलें आपको मिलेगी जिनके पीछे ताल लगा होगा, तो ये दो है, सूरज ताल, चंद्र ताल। ये कहाँ पे है, ये आपकी लाहौल स्पीति के अंदर है। इसके साथ साथ ही एक और है दीपक ताल। एक और कौन सी झील है, दैट इज दीपक ताल। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं कि जिन झीलों के पीछे आपको ताल देखने को मिलेगा, वो मिलेगी आपको कहाँ, लाहौल स्पीति के अंदर। और इसी से अगर हम इंडिया लेवल पे बात करें, जिन झीलों के साथ आपको नाग मिलेगा, मैक्सिमम जो झीलें होंगी जिनके पीछे आपको नाग मिलेगा, वो होंगी आपकी जम्मू कश्मीर की झीलें। वो कहाँ की होंगी, वो जम्मू कश्मीर की झीलें होंगी जिनके साथ आपको नाग देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं कि सूरज ताल जो थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब जो सूरज ताल है वो हाईएस्ट लेक भी है हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश की सबसे हाईएस्ट, जो सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है, डायरेक्टली अगर क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ ले आपसे, तो हिमाचल प्रदेश की हाईएस्ट झील कौन सी है, दैट इज सूरज ताल, जो कि 15,853 फीट की हाइट पर स्थित है। कितनी, 15,853 फीट की ऊंचाई पर स्थित है हिमाचल प्रदेश में। इसके साथ साथ अगर हम बात करें सरियालसर की, सरियालसर या फिर इसको हम बोलते हैं, इसका जो दूसरा नाम पूछा जाता है वहाँ से, इसको सरोलसर भी बोलते हैं, कुछ एक बुक्स में आपको देखने को मिलेगा। ये कहाँ पे है, ये है कुल्लू जिले के अंदर। ये कहाँ पे है, अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो चंद्रताल और सूरजताल, इसके साथ दीपक ताल, ये कहाँ पे है, ये है लाहौल स्पीति के अंदर। अगर क्वेश्चन आए आपसे कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी मैन मेड लेक कौन सी है, सबसे बड़ी मैन मेड लेक यानी कि जो मनुष्य द्वारा बनाई गई है, मानव निर्मित झील कौन सी है सबसे बड़ी, दैट इज गुरु गोविंद सागर लेक। गुरु गोविंद सागर लेक ये कहाँ पे है, तो ये है बिलासपुर के अंदर, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। अगर यहीं से क्वेश्चन पूछा जाए हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नेचुरल लेक कौन सी है, नेचुरल लेक कौन सी है हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी, वो है श्री रेणुका जी लेक। रेणुका जी लेक ये कहाँ पे है, तो ये है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ये है कहाँ पे है, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जिसकी आकृति सोई हुई महिला की तरह है। ऐसा भी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। सन 2018 में हिमाचल प्रदेश के किस जिले को भारत सरकार द्वारा पिछड़ा हुआ जिला घोषित किया गया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है चंबा जिले को 2018 में पिछड़ा हुआ जिला घोषित किया गया था, क्योंकि ये काफ़ी दुर्गम जिला है, दुर्गम क्षेत्र यहाँ का पड़ता है, तो इसको एक विशेष पैकेज दिया जा सके, विशेष सहायता दी जा सके इस जिले को, इसलिए इसको पिछड़ा हुआ जिला घोषित किया गया था 2018 में। नेक्स्ट देखिएगा, सन 1909 में मंडी में स्वतंत्रता और नागरिक अधिकारों के लिए संघर्ष की शुरुआत के नायक कौन थे। तो एज वी नो कि 1857 की जब क्रांति हुई थी, उसके बाद हिमाचल प्रदेश में भी, उस समय हिमाचल प्रदेश में भी क्रांति हुई, लेकिन उसके बाद जो है स्वतंत्रता की जो क्रांतियां हैं उसके बारे में डिमांड ज़्यादा हो गई थी, उसकी जो क्रांतियां हैं वो ज़्यादा हो गई थी। 1957 के बाद जो भी आंदोलन थे, जो संघर्ष थे, वो बहुत ज़्यादा आपको हिमालयन रीजन्स में देखने को मिलेंगे। तो अगर हम यहाँ पे बात करें मंडी क्षेत्र की, तो 1909 में जो है शोभा सिंह द्वारा जो है काफ़ी भूमिका निभाई गई थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। मंडी का जो राजा था, उसका जो मंत्री था, उसके खिलाफ इन्होंने भ्रष्टाचार करता था, उसके खिलाफ इन्होंने बहुत सारे आंदोलन किए थे। 1909 का भी उसमें से काफ़ी प्रसिद्ध था, और इसी के लिए इनको जो है अरेस्ट कर लिया गया था बाद में, और अंडमान भेज दिया गया था। कहाँ पे, अंडमान निकोबार, जहाँ पे काले पानी की सज़ा दी जाती है आपको। यहाँ पे ऑप्शन से बात करें, अगर मियाँ जोरावर सिंह की बात करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मंडी जो षड्यंत्र है, उस जो गदर पार्टी है, उसमें इन्होंने हिस्सा लिया था। उसके बाद भीम सिंह की बात करें, भीम सिंह मोस्ट इंपॉर्टेंट, सूबेदार भीम सिंह, ठीक है, लिख लीजिएगा। सूबेदार भीम सिंह की बात करें तो 1857 की जो क्रांति है,
हमने पहले भी डिस्कस किया था, टीसीएस यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। मेरठ से शुरू हुई थी 10 मई 1857 में। अगर पूछ लिया जाए हिमाचल प्रदेश में कहाँ से शुरू हुई, तो हिमाचल प्रदेश में जो कसौली कैंट है, कसौली जो कैंट है वहाँ पे शुरू हुई थी और इसको लीड किया गया था भीम सिंह द्वारा। कहाँ से शुरू हुई थी? कसौली कैंट से शुरू हुई थी और भीम सिंह ने इसको लीड किया था। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से किस मंदिर के प्रस्तर खंडों के शारदा लिपि में संस्कृति शिलालेख उस राज्य की प्रमुख राजधानी किरात को संबंध करते थे? किरात को साबित करते हैं कि वो जो है वहाँ का रीजन। तो किरात जो थे, किरात जो लोग थे अगर हम बात करें, ठीक है, इनकी जो बस्तियाँ हुआ करती थी पहले के जो नाम थे दैट इज़ किरग्राम। आपने क्वेश्चन में देखा होगा, क्वेश्चन जो एचपी बोर्ड भी पूछता है आपका, अगर हम एचपीपीएससी की बात करें जो पुराना बोर्ड था वो भी पूछता था, और अभी जो हमारा शिमला बोर्ड है वो भी पूछता है कि बैजनाथ का पुराना नाम क्या था, तो वो किरग्राम था। तो किरग्राम क्या था? बेसिकली जो किरात लोग हुआ करते थे इनका जो मूल निवास स्थान था, उस जगह को कहा जाता था किरग्राम। ठीक है, जो वहीं पे जो है हमारा अब बैजनाथ जो मंदिर बना हुआ है जो कि शिव को समर्पित है वो है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जो ये सांस्कृतिक शिलालेख मिले हैं, ठीक है, इनसे पता चलता है कि जो किरात है इनका जो राजधानी है इनके इससे जो संबंधित है दैट इज किरग्राम, जो कि शिव टेम्पल बैजनाथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा यहाँ पे, निम्न में से किसने हिमाचल प्रदेश में चित्रकला के संरक्षण के लिए कोई भूमिका नहीं निभाई? राजाओं के नाम दे रखे हैं यहाँ पे। कौन सा ऐसा राजा है जिसने जो पहाड़ी चित्रकला थी यानी कि हिमाचल प्रदेश की जो पेंटिंग्स थी, जो आर्ट था, उसको प्रिजर्व नहीं किया, उसमें उसके प्रिजर्व में जो है कोई भूमिका नहीं निभाई? अगर हम करें राजा चतर सिंह की बात, तो राजा चतर सिंह जी जो थे ये कहाँ के थे? ये चंबा के थे। तो चंबा आर्ट, चंबा की जो कला है उसके विकास में इन्होंने काफ़ी भूमिका निभाई। अगर हम कृपाल सिंह की बात करें तो बसौली जो आर्ट है, जो बसौली आर्ट है उसके संरक्षण के लिए काफ़ी इन्होंने काम किया था। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे चंदेल वंशों से, ठीक है, बुंदेलखंड, या फिर अगर हम करें कांगड़ा की बात तो कांगड़ा पेंटिंग्स, कांगड़ा आर्ट को जो है इन्होंने प्रिजर्व किया। उज्जैन के जो कलाकार थे इन्होंने जो है कोई भूमिका नहीं निभाई है हिमाचल प्रदेश में अगर हम बात करें, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राज्यसभा में हिमाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाली प्रथम महिला कौन थी? हिमाचल प्रदेश से फर्स्ट फीमेल जो राज्यसभा का प्रतिनिधित्व किया था, जिसने जो कि फर्स्ट टाइम राज्यसभा में गई थी, दैट इज लीला देवी महाजन। कौन हो जाएगा? लीला देवी महाजन। कब हुई थी? 1956 से 1962, 1956 से लेके 1962 तक इन्होंने राज्यसभा में गए थे। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश से। तो हिमाचल प्रदेश से क्या क्या पूछे क्वेश्चन जाते हैं यहाँ से डायरेक्टली। अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा और लोकसभा को मिला के डायरेक्टली क्वेश्चन क्या आता है कि संसद की कितनी सीटें हैं? संसद की कितनी सीटें हैं? 7 सीटें। हालांकि संसद जो वर्ड है ये कब बनता है? संसद का मतलब होता है लोकसभा, राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट। ठीक है, संसद कब बनती है? लोकसभा से प्लस राज्यसभा से प्लस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से, भारत के राष्ट्रपति को मिला के संसद बनती है। लेकिन डायरेक्टली क्वेश्चन यही पूछ लिया जाता है कि संसद की कितनी सीटें हैं? हिमाचल प्रदेश से 7। अगर आपसे अलग अलग पूछी जाए कि लोकसभा की कितनी सीटें हैं, तो लोकसभा की हिमाचल प्रदेश से 4 सीटें हैं। अगर पूछा जाए राज्यसभा की कितनी सीटें हैं हिमाचल प्रदेश से, तो राज्यसभा की हिमाचल प्रदेश से 3 सीटें हैं। तो क्वेश्चन क्या आएगा? फर्स्ट क्वेश्चन आएगा हिमाचल प्रदेश से पहले व्यक्ति जो कि राज्यसभा गए थे, फर्स्ट पर्सन जो कि राज्यसभा गए थे वो थे चिरंजी लाल वर्मा। कौन से थे? वो थे चिरंजी लाल वर्मा। अच्छा, क्या कोई ऐसी महिला है जो लोकसभा में भी गई हैं और राज्यसभा में भी गई हैं? तो दैट इज चंद्रेश कुमारी। चंद्रेश कुमारी जो थी वो पहली ऐसी महिला थी हिमाचल प्रदेश से जिन्होंने लोकसभा में भी अपना कार्यकाल किया है और राज्यसभा में भी अपना कार्यकाल किया है। अभी करंट टाइम में बात करें लोकसभा में कितने मेंबर हैं हिमाचल प्रदेश से? 4। कौन कौन से हैं? हमीरपुर से बात करें तो अनुराग ठाकुर, हमीरपुर से कौन है? अनुराग ठाकुर। मंडी से बात करें तो कंगना रनौत। उसके बाद कांगड़ा से बात करें तो राजीव भारद्वाज। कांगड़ा से कौन है? राजीव भारद्वाज। अगर शिमला से बात करें तो सुरेश कश्यप। 4 पर्सन्स जो हैं हिमाचल प्रदेश से किस में है? लोकसभा में है। अनुराग ठाकुर शिमला हमीरपुर से, कांगड़ा से कंगना रनौत कहाँ से है? मंडी से। कांगड़ा से बात करें तो दैट इज राजीव भारद्वाज, और शिमला से बात करें तो सुरेश कश्यप। राज्यसभा में कौन कौन है? तो राज्यसभा की अगर हम बात करें तो दैट इज हर्ष महाजन। इसके अलावा जो है सिकंदर कुमार, और थर्ड वन इज इंदु गोस्वामी। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा, सर जेपी नड्डा भी तो है,
हिमाचल प्रदेश से। तो देखिएगा, जेपी नड्डा ने जो है 2024 में कार्यकाल छोड़ दिया था। अब वो कहाँ से है? अब वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो है, लेकिन कहाँ से? वो है गुजरात से। उन्होंने जो इलेक्शन लड़ा है वो कहाँ से? गुजरात से। वो जो है निर्दलीय वहाँ से चुने गए हैं। यहाँ पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने गए हैं कहाँ से? गुजरात से। ठीक है, वैसे को वो हिमाचल प्रदेश के हैं, लेकिन अभी वो एमपी नहीं है हिमाचल प्रदेश से कहीं से भी, तो वो गुजरात से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस घाटी का पुरातन नाम पंक्ति था? यानी कि जो हमारे पुराने एंशियंट ग्रंथ है उसमें इसको पंक्ति कहा गया है। संस्कृत ग्रंथों की बात करें, दैट इज पांगी वैली। कौन सी? पांगी वैली। कहाँ पे है? तो ये है चंबा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। कौन सी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है? चंबा डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत है। पब्बर वैली की बात करें, मोस्ट इंपोर्टेंट, रोहडू का जो आपका एरिया है शिमला डिस्ट्रिक्ट के अंदर। कहाँ पे? शिमला डिस्ट्रिक्ट के अंदर। पब्बर नदी भी है, पब्बर नदी भी है, जिसके ऊपर आपके हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बने हुए हैं। क्वेश्चन यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। पोंटा घाटी क्या देहरादून घाटी की बात करें तो ये कहाँ पे है? तो ये है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ये कहाँ पे है? सिरमौर जिले के अंतर्गत। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। और यहीं पर अगर हम बात करें बसपा वैली की, बसपा वैली को ही सांगला वैली के नाम से भी जाना जाता है। इसी को किसके नाम से जाना जाता है? सांगला वैली के। जो भी हाइकर है आपके, जो भी कैंपर है, काफ़ी प्रसिद्ध है उनके बीच में। ये है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। बहुत सुंदर वैली है, बहुत सुंदर घाटी है बासपा वैली। इसी को सांगला वैली के नाम से भी जाना जाता है। काफ़ी अच्छी जो है, काफ़ी सुंदर ये घाटी है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है बुशहर रियासत के किसानों द्वारा नगद राजस्व संग्रहण के खिलाफ किए गए अहिंसात्मक आंदोलन का नाम क्या था? तो ये जो बुशहर रियासत में आंदोलन हुआ था, इसका नाम यहाँ पे पूछा गया था। एज यूजुअल, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि 1857 के बाद हिमाचल प्रदेश में जो आंदोलन हुए बहुत ज़्यादा हुए। भूमि बंदोबस्त को लेके हो गए, नकदी लगान, फिर जो आपकी वहाँ पे ख़ानदानी वजीर प्रथाएं थी, बेगार प्रथाएं थी, उनके खिलाफ बहुत सारे आंदोलन हुए। अगर हम इसकी बात करें, जो ये हुआ था दैट इज़ धूम आंदोलन। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, बुशहर रियासत में जो ये आंदोलन हुआ था, ये कब हुआ था? 1849 में हुआ था आपका, सॉरी 1859 में हुआ था। और ये जो है कहाँ पे? आपका बुशहर रियासत के अंदर। किस लिए हुआ था? जो उनकी नगदी सिस्टम था उसके खिलाफ था। जो वजीर जो थे वो खानदानी वजीर बनते थे वहाँ पे, उसके खिलाफ था। भूमि बंदोबस्त के खिलाफ जो है ये लड़ा गया था। इसके अलावा एक और मोस्ट इंपोर्टेंट, दैट इज जुग्गा सत्याग्रह। जुग्गा सत्याग्रह, जुग्गा सत्याग्रह ये कहाँ का है? ये है बिलासपुर का। ये कहाँ का है? ये बिलासपुर का है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1883 से लेके 1888 तक ये चला था। 1883 से लेके 1888 तक, 1883 से लेके 1888 तक ये चला था। अमरचंद जो राजा था उस समय का, डायरेक्टली क्वेश्चन ये भी आता है किस राजा के विरुद्ध चला था, तो अमरचंद के विरुद्ध चला था। ये बिलासपुर के राजा अमरचंद के विरुद्ध चला था। उसने जो है काफ़ी अत्याचार किए थे वहाँ पे लोगों से। बेगार प्रथा आप सबको पता होगा, फ्री में जो है काम करवाता था, तो उसके प्रति भी था ये, जो कि उसने बाद में जब ये आंदोलन खत्म हुआ था तो उसने वो प्रथा खत्म कर दी थी। तो जुग्गा आंदोलन क्या था? बेसिकली जो जुग्गा सत्याग्रह था, वहाँ के जो लोकल्स थे या फिर पंडित आप कह ले, उन्होंने जो है अपने मकान, जो अपने रिहायशी इलाके थे, उनको छोड़ के झुंगियों में शरण ले ली थी। झुंगियों में रहने लग गए थे। और कुछ एक ने जो है सुसाइड कर लिया था विद झुग्गी। झुंगियों को आग लगा के उसी में सुसाइड कर लिया था, जिसके चलते बाद में इसने जो अपना ये जो इसका बेगार प्रथा थी उसको वापस ले लिया था और एक प्रशासनिक व्यवस्था जो है वहाँ पे लागू की थी। तो ये इंपॉर्टेंट है। जुग्गा सत्याग्रह कहाँ का? बिलासपुर का। दोम की बात करें तो दैट इज ऑफ आपका बुशहर रियासत। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सन 1952 में हिमाचल प्रदेश विधानसभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया? हिमाचल प्रदेश में जो प्रथम विधानसभा आई थी उसमें जो फर्स्ट स्पीकर बने थे उनका नाम यहाँ पे पूछा गया है। फर्स्ट स्पीकर की बात करें वो थे पंडित जयवंत राम। ऑप्शन नंबर ए या बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, पंडित जयवंत राम। मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि सिंगल डे जो भी एग्जाम है हिमाचल प्रदेश के, वहाँ पे ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। टेट का एग्जाम हो, फॉरेस्ट का आपका पुलिस का, वहाँ पे ये क्वेश्चन बार बार आता है। यहीं पे तो पूछ लिया गया स्पीकर की बात कि हिमाचल प्रदेश के फर्स्ट स्पीकर कौन थे विधानसभा के। अगर यहाँ पे डिप्टी स्पीकर की बात की जाए तो डिप्टी स्पीकर कौन थे? वो थे कृष्ण चंद जो थे वो हिमाचल प्रदेश विधानसभा के फर्स्ट डिप्टी स्पीकर थे। इसी के साथ साथ पूछा जाए फर्स्ट सीएम ऑफ हिमाचल प्रदेश, क्योंकि विधानसभा पहली बनी है तो फर्स्ट सीएम कौन बने थे सभी को पता होना चाहिए, वाईएस परमार जी। वाईएस परमार, डॉक्टर वाईएस परमार। इन्हीं के नाम पे जो है एक यूनिवर्सिटी है हिमाचल प्रदेश में, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जो कि नौणी के अंदर लोकेटेड है। तो उस समय कितनी सीटें थी हिमाचल प्रदेश में? हिमाचल प्रदेश में जब फर्स्ट टाइम इलेक्शन हुए थे, तो अगर हम बात करें कि एमएलए की कितनी सीटें थी, लेजिस्लेटिव असेंबली की कितनी सीटें थी, तो 36 सीटों पे हिमाचल प्रदेश में इलेक्शन हुए थे। उसके बाद जैसे ही 1954 में इसमें ऐड किया गया बिलासपुर,
तो हिमाचल प्रदेश में जो सीटें हैं बढ़ के वो 41 होगी, और बाद में जब विशाल हिमाचल बना तब से लेके अब तक हिमाचल प्रदेश में कितनी सीटें हैं? 68 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं अभी हिमाचल प्रदेश में? 68 सीटें हैं, जिसमें से अभी करंट टाइम में डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है कि कितनी वुमेन एमएलए है। अभी वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में कितनी महिला वुमेन एमएलए है? महिला एमएलए कितनी है हिमाचल प्रदेश में? 3। कितनी महिला एमएलए हैं हिमाचल प्रदेश की? 3। और अभी करंट टाइम में अध्यक्ष कौन है विधानसभा के? विधानसभा अध्यक्ष की बात करें दैट इज कुलदीप पठानिया। कुलदीप पठानिया जो है क्या है? वर्तमान में हिमाचल विधानसभा के स्पीकर है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं बच्चे। नेक्स्ट है पर्यावरण नेता सुंदरलाल बहुगुणा। आपने बहुत बार इनका नाम सुना होगा। सुंदरलाल बहुगुणा करीबी सहयोगी जिसने चंबा जिले के दूरस्थ क्षेत्रों में चिपको आंदोलन को सफल बनाया था। चिपको आंदोलन कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड 2000 में बना था आपका उत्तर प्रदेश से अलग होकर, लेकिन ये पहले यूपी के अंतर्गत होता था। अगर हम बात करें यहाँ पे कब हुआ था ये चिपको आंदोलन, तो ये हुआ था 1973। मोस्ट इंपॉर्टेंट कब हुआ था? 1973 में हुआ था। सुंदरलाल बहुगुणा की जो अध्यक्षता है उसके नेतृत्व में इसको हुआ था। तो इनके ही एक करीबी थे जिन्होंने हिमाचल प्रदेश के कहाँ पे? चंबा डिस्ट्रिक्ट के अंदर इसको जो है किया था। ठीक है, उसमें लीड किया था। इनका क्या नाम था? इनका नाम था कुलभूषण उपमन्यु। क्या नाम था? कुलभूषण उपमन्यु। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। किसके रिगार्डिंग था? कि जो वहाँ पे पेड़ काटे जा रहे थे, ठीक है, उसके रिगार्डिंग ये आंदोलन चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करें। बाद में इसका रिजल्ट क्या आया था जो ये आंदोलन हुआ था? इसके बाद जो उस समय के प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी, उन्होंने 15 साल के लिए बैन लगा दिया था पेड़ काटने के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे मेहरचंद महाजन का संबंध निम्न में से किससे नहीं है? मेहरचंद महाजन के बारे में आपने बहुत बार सुना होगा। कहाँ से थी ये? फेमस पर्सनैलिटी है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से। कहाँ से? कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से। तो बताया गया है यहाँ के कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। बिल्कुल वो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के, जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है उसके जो चीफ जस्टिस है वो रह चुके हैं। अगर हम नेक्स्ट की बात करें, 1954 में ये जो है चीफ जस्टिस थे। लुकिंग बैक उनकी आत्मकथा थी। यस, उनकी जो बायोग्राफी थी, ऑटोबायोग्राफी थी, उसका नाम क्या था? लुकिंग बैक। कश्मीर के प्रधानमंत्री। अब यहाँ पे थोड़ा सा डाउट हो सकता है। देखिए, जब इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी 1947 में, तो 1947 से लेके 1947 से लेके 1948 तक ये एज अ प्रेसिडेंट रहे हैं। ठीक है, इंटरिम प्रेसिडेंट रहे हैं। कहाँ के? कश्मीर के, जम्मू कश्मीर के, अगर हम बात करें यहाँ पे। और जो लास्ट है यहाँ पे ऑप्शन, दैट इज हिमाचल प्रदेश की परिकल्पना करने वाले सदस्यों में से एक, यानी कि हिमाचल प्रदेश के जो फाउंडर मेंबर थे उनमें से थे, तो नहीं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने जो है हिमाचल प्रदेश की जो फाउंडेशन है उसमें नहीं है भूमिका निभाई, लेकिन वो कश्मीर के प्रधानमंत्री भी रहे हैं। लुकिंग बैक जो है उनकी ऑटोबायोग्राफी थी। और जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है हमारा, वो जो उसके ये मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं। तो यहीं से क्वेश्चन जो है बन जाएगा कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट से इनका संबंध है, तो ये है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से। कौन से डिस्ट्रिक्ट से? कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से ये संबंधित है। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है यहाँ पे समग्र शर्तों के अनुसार ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? जो इंडिया का रैंक है किसमें? ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन में जितने भी टर्म्स है वर्ल्ड के अंदर, उनको पूरा करते हुए भारत का रैंक कौन सा है? भारत का रैंक है 3rd। भारत का कौन सा रैंक है? भारत का यहाँ पे 3rd रैंक है। फर्स्ट पे कौन है? फर्स्ट पे है चाइना। चाइना की जो एमिटर है, ठीक है, उसका जो एमिशन है दैट इज 29.2%। और इसके बाद अगर हम बात करें सेकंड नंबर पे कौन सा आता है? सेकंड नंबर पे आता है यूएसए, जिसका जो एमिट करता है दैट इज 11.1%। और इसके बाद जो 3rd नंबर पे आता है भारत का जो यहाँ पे परसेंटेज है दैट इज 8.2%। अब ग्रीन हाउस गैस के बारे में पूछा गया है यहाँ पे, ग्रीन हाउस गैस। ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चन 3-4 वहाँ से पूछे जाते हैं। एक तो देखिएगा, आपको हमेशा याद रखना है जो वाटर वेपर है वो भी ग्रीन हाउस गैस में आते हैं। वाटर वेपर भी जो है ग्रीन हाउस गैस का ही पार्ट है। वाटर वेपर। इसके बाद आपका CO2 आ गया मेजर, CH4 यानी कि मीथेन। CH4 की बात करें, मीथेन, ये भी आपकी ग्रीन हाउस गैस है। इसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड की बात करें, N2O की बात करें, ये भी ग्रीन हाउस गैस है। और इसके बाद आपकी HFC और CFC वगैरह, ये भी ग्रीन हाउस गैस है आपकी। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपके। देखिए, वर्ष 2023-24 में कौन सा बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा माल कार्गो हैंडलिंग बंदरगाह बन गया? यहाँ पे कार्गो की बात की जा रही है। एक क्वेश्चन आता है कंटेनर हैंडलिंग पोस्ट। कौन सा पोर्ट जो है जिस पोर्ट के पास सबसे ज़्यादा कंटेनर उतरते हैं या चढ़ते हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा कंटेनर किस पोर्ट पे है, तो वो है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। ठीक है, नवी मुंबई के अंदर लोकेटेड है आपका, न्यू मुंबई के अंदर। जो कंटेनर पोर्टों की बात की जाए, अगर यहाँ पे बात की जाए कार्गो पोर्ट की, तो ये है पारादीप। कौन सा हो जाएगा? पारादीप। ऑप्शन नंबर कौन सा बन जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी बन जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर।
कहाँ पे लोकेटेड है, अगर ये पूछ लिया जाए कौन से डिस्ट्रिक्ट कौन से स्टेट में है, तो ये उड़ीसा ज़िले में है। उड़ीसा जो हमारा राज्य है वहाँ पे लोकेटेड है। पोर्ट से टीसीएस क्वेश्चन पूछता है, आपने देखा होगा अभी भी हिमाचल प्रदेश के जो एग्ज़ाम हुए वहाँ पे पोर्ट से क्वेश्चन पूछा गया है। और अभी जो मैंने कल आपको पेपर डिस्कस कराया था पटवारी का, जो डीडीए ने कंडक्ट कराया है, उसमें भी पोर्ट से क्वेश्चन पूछा गया है। तो पोर्ट्स पे भी आपको एक बार ध्यान देना है कि इंडिया में टोटल जो है 12 मेजर पोर्ट है, हालांकि बहुत छोटे छोटे और भी पोर्ट है, 100-200 पोर्ट है जिनके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट का हक है, क्योंकि ये समवर्ती कॉन्करेंट जो हमारी लिस्ट है उसके अंतर्गत आते हैं। इसके जो नियम है केंद्र सरकार भी बनाती है और आपकी स्टेट गवर्नमेंट भी बनाती है। लेकिन जो मेजर पोर्ट हैं, जो बड़े पोर्ट हैं, उनके ऊपर किसका अधिकार है, उसके ऊपर अधिकार है सेंट्रल गवर्नमेंट का, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स का। तो यहाँ पे देखिएगा कांडला पोर्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट कांडला पोर्ट, इसी का नाम बदल के क्या रखा गया है, दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट। इसी का नाम क्या रखा गया है, दीनदयाल पोर्ट। ये कहाँ पे है बच्चे, ये है गुजरात के अंदर। ये कहाँ पे है, ये गुजरात के अंदर है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे कोचिन पोर्ट, कोचिन पोर्ट कहाँ पे है, कोचिन है केरल में। कोचिन कहाँ पे है, केरल में। मुंबई आपका मुंबई के अंदर लोकेटेड हो गया। मेजर पोर्ट की अगर हम बात करें तो वो कितने हैं, 12। नेक्स्ट क्वेश्चन हम मूव करते हैं। फोर्ब्स द्वारा निम्न में से विश्व की सबसे शक्तिशाली मुद्रा किसे घोषित किया गया है। फोर्ब्स ने जो है जो 100 पावरफुल मैंस की वुमेंस की लिस्ट भी निकालता है, तो इसने पावरफुल करेंसी की यहाँ पे बात की है। तो पावरफुल करेंसी जो है वो है कुवैती दिनार। कुवैत का जो दिनार है वो सबसे पावरफुल करेंसी माना गया है इसके अकॉर्डिंग। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, जापान की मुद्रा क्या है, येन। ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपके एग्जाम में आता है। इसके बाद पूछी जाती है, जो भी हमारे पड़ोसी देश है वहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे बांग्लादेश हो गया, बांग्लादेश की जो मुद्रा है वो क्या है, वो है टका। और वहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। एक पूछा जाता है चीन की। चीन की जो मुद्रा है, ठीक है, वो है युआन, जिसमें उसकी यूनिट गणना की जाती है। लेकिन जो रेनमिनबी है वो उसकी असली मुद्रा है, लेकिन इसकी जो गणना है वो युआन में की जाती है। ठीक है, युआन, चीन में अगर हम बात करें। नेक्स्ट है टचिंग लाइव्स वाइल टचिंग द मून। टचिंग लाइव्स वाइल टचिंग द मून, इंडियन स्पेस सागा निम्न में से किसका संदेश है। तो ये किसका जो है थीम है, तो ये थी नेशनल स्पेस डे की थीम। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेशनल स्पेस डे मनाते कब है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनेगा आपका कि मनाते कब है, क्योंकि अभी जो है इसको जारी किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा कि हर साल 23 अगस्त को हम क्या मनाएंगे, नेशनल स्पेस डे मनाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेशनल स्पेस डे कब मनाया जाता है, 23 अगस्त को मनाया जाता है। साइंस डे की बात करें, साइंस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, 28 फरवरी को। साइंस डे कब मनाते हैं हम, जो है ये 28 फरवरी को मनाया जाता है। नेशनल पेरेंट्स डे इन तरह इंपॉर्टेंट नहीं है। लेवलीहुड, नेशनल लेवलीहुड डे, राष्ट्रीय आजीविका मिशन। कल का लेक्चर देखा था आपने, सेकंड लेक्चर जो हमने लिया था उसमें एक हमने डिस्कस किया था 82वां संविधान संशोधन। 82वां संविधान संशोधन की उसमें एक आर्टिकल ऐड किया गया, जिसमें हमने आर्टिकल 39A के बारे में पढ़ा था, जो हमारे किस चीज़ का अधिकार देता है, राइट टू लेवलीहुड, राष्ट्रीय आजीविका का जो है अधिकार देता है। ठीक है, इसको रिकॉल कर पा रहे हैं हमने कल ही पढ़ा था कि 82वां संविधान संशोधन, जिसमें 39A के बारे में पूछा गया था, जिसमें हमारी जो आजीविका है उसका हमें अधिकार दिया गया है, जो कि किसके अंतर्गत रखा गया है, DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो ये जो दिवस है ये कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 25 सितंबर को। ये कब मनाया जाता है, 25 सितंबर को हम क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय आजीविका दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे ये करंट अफेयर के क्वेश्चन है, पुराने क्वेश्चन है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम के लिए। हम डायरेक्टली मूव करते हैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर 25 के ऊपर। 25 और 26 कर लेते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। बाकी जो क्वेश्चन है वो करंट अफेयर के क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम में रिपीट नहीं होंगे, तो फालतू पढ़ के जो है फ़ायदा नहीं है उनको। वाई भारत मैटर्स किसकी रचना है, पुस्तक है वाई भारत मैटर, भारत क्यों मैटर करता है। तो ये पुस्तक जो है लिखी गई है, ये लिखी गई है जयशंकर द्वारा, जो कि क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के मिनिस्टर है। अभी जो हमारी विदेश मंत्रालय है उसके जो मिनिस्टर है वो कौन है, वो है जयशंकर, एस जयशंकर। कहाँ से है ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है गुजरात से। कहाँ से, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है गुजरात से। तो इनकी ये बुक है जिन्होंने लॉन्च की है, जिसका नाम है वाई भारत मैटर। इसके अलावा एक और इन्होंने अनसर्टेन वर्ड करके जो है एक पुस्तक पहले लिखी थी। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है कि वर्ष 2023 में पीपल ऑफ द एथिकल जो ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स है, पेटा है, उसका पर्सन ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया था। तो 2023 का तो इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर हम अभी की बात करें 2025 का, तो 2025 का पूछा जा सकता है आपके। 2025 का जो पेटा है उसका जो पर्सन ऑफ द ईयर है वो कौन है। तो 2025 में अगर हम बात करें तो रवीना टंडन को,
रवीना टंडन को जो है पर्सन ऑफ द ईयर चूज़ किया गया है किसके द्वारा? पेटा द्वारा। पेटा की फुल फॉर्म है पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल। एनिमल के लिए जो है ये कार्य करता है पेटा। तो इसका जो पर्सन ऑफ द ईयर है वो रवीना टंडन को 2025 में चूज़ किया है। तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो लेक्चर अच्छे लग रहे होंगे। कमेंट जरूर करके बताइएगा एक बार, अच्छे लग रहे हैं नहीं लग रहे हैं, कंटिन्यू करने हैं या नहीं करने हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आपके कोई डाउट है, क्वेरी है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। हैव अ गुड डे।